Hello, dear student. How are you? In the previous class, in the previous video, I have discussed the physical properties or different properties of the three different states of matter. और उसके आगे का इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे चेंज इन द स्टेट्स ऑफ मैटर कि मैटर जो है तीनों स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस वो कैसे अपने स्टेट्स को चेंज करते हैं, अपनी अवस्था को परिवर्तित करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं, इसको हम लोग इसमें समझेंगे। तो चलिए समझते हैं इसको। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तीन कंडीशन, सॉलिड आइस के रूप में मान लीजिए है, अगर समझना है हमको इस फेज ट्रांसफॉर्मेशन को। देन लिक्विड, वाटर एंड गैसियस वेपर, ये तीन एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, इससे समझेंगे कैसे फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने पर, यानी टेम्परेचर में चेंज होने पर क्या चेंजेस होते हैं फिजिकल स्टेट्स में मैटर के, वो हम लोग देखेंगे। उसके लिए एक्टिविटी आपको दिया हुआ है 11.2। इसमें आपको फोटोग्राफ फिगर दिए हुए हैं जिसमें आपको अरेंजमेंट दिया गया है कि एक स्टैंड लेंगे, उसमें एक क्लैंप लगा रहेगा, उस क्लैंप से फिक्स करेंगे थर्मोमीटर को। एक बीकर लेंगे, ग्लास का, ब्रोसिलिन ग्लास का बीकर, उसमें आइस लेंगे और थर्मामीटर को आइस के बीचों बीच एडजस्ट करेंगे। एकदम बॉटम से वो टच नहीं करना चाहिए, उसका बल्ब वाला पोर्शन, और ना ही थर्मामीटर को ग्लास बीकर के साइड से टच करना है, क्योंकि बीकर जब गर्म होगा या ग्लास गर्म होगा तो उसके टेम्परेचर को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए थोड़ा सा मिडिल में ही रहना चाहिए थर्मामीटर का पोजीशन, मिडिल में, और ना ही बॉटम को टच करते हुए। तो ये अरेंजमेंट करेंगे। नीचे से बर्नर ऑन करेंगे और उसमें एक स्टेरर रख देंगे, ग्लास स्टेरर, यानी जो घोलने का काम आता है। तो देखेंगे हीट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जो आइस है वो लिक्विफाई होने लगेगा, यानी लिक्विड में चेंज होने लगेगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे चेंज होने लगेगा वैसे वैसे ग्लास टेरर से उसको घोलते रहेंगे, ताकि जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म रहे, क्योंकि नीचे से टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए पूरे सोल्यूशन को घोलते रहना है, बारी बारी से धीरे धीरे होता रहेगा। तो थर्मामीटर पे रीडिंग से आप क्लियरली देख कर बता सकते कितने टेम्परेचर पर स्टार्टिंग रीडिंग था थर्मामीटर, और किस टेम्परेचर पे सारा आइस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, यानी मेल्ट हो गया। ये जो प्रोसेस है सॉलिड से लिक्विड में ट्रांसफॉर्मेशन का, इसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, मेल्टिंग प्रोसेस। और मेल्टिंग कैसे होता है, जब अभी हम लोग पिछले वीडियो में समझे थे कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि टेम्परेचर जैसे बढ़ाते हैं, जो भी मैटर के मॉलिक्यूल्स हैं जिससे मिल करके मैटर बना है उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होता है, यानी काइनेटिज्म स्टार्ट हो जाता है, यानी काइनेटिक एनर्जी उसका इंक्रीज कर जाता है। काइनेटिक एनर्जी मीन्स मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। तो पार्टिकल अपने पोजीशन से हिलने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं, और इसी तरह हर पार्टिकल मूव करने लगता है, जिसकी वजह से वो फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसीलिए सॉलिड को भी जब हीट करते हैं, जैसे आइस को वार्म किया जा रहा है, तो वो भी उसके स्टार्टिंग में जब हीट देंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में वाइब्रेशन क्रिएट होगा और फिर वो डिस्प्लेस होना शुरू हो जाएंगे सारे के सारे उसके मॉलिक्यूल्स, और अल्टीमेटली वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। और लिक्विड में चेंज हो गया यानी कि लिक्विड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की और ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट, क्योंकि सॉलिड में तो पार्टिकल थोड़े पास पास, काफ़ी पास में होते हैं, ऑलमोस्ट एकदम नेग्लिजिबल उनमें स्पेस होता है। और जैसे ही उसको हीट करें उनके बीच में उनका वाइब्रेशन क्रिएट होगा और सारे पार्टिकल दूर दूर होने लगेंगे और लिक्विड में काफ़ी दूर हो जाएंगे, यानी उनके पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हीट जैसे जैसे दिए वैसे वैसे फेज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यानी स्टेट चेंज हुआ। अब जिस टेम्परेचर पर ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है सॉलिड टू लिक्विड, उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, यानी द टेम्परेचर एट विच the any solid changes into liquid state at atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब होता है कि जो वातावरण का प्रेशर है
वो जनरली जो माना जाता है एक ऑप्टिमम प्रेशर वैल्यू वो 1 एटीएम यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटीएम जो है प्रेशर का यूनिट है। तो 1 एटीएम जब माना जाता है कि एक नॉर्मल प्रेशर एटमॉस्फेयर का। तो उतने प्रेशर पर जब कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है हीट देने पर, तो उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद व्हेन अ सॉलिड चेंज टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। हाँ, अब इसमें ऑब्जर्व करने की बात ये है कि जब ये एक्टिविटी आप करेंगे या देखेंगे, तो हीट करेंगे आइस को, तो थोड़ा थोड़ा आइस जो है नीचे से हीट पाएगा कंडक्शन के प्रोसेस से, फिर कन्वेक्शन होगा अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में, और हीट ट्रांसफ़र होगा और धीरे धीरे नीचे से घुलना शुरू होगा। सारे एक साथ नहीं घुलेंगे, और बीच बीच में आपको स्टरर से घोलते रहना है। और थर्मामीटर पर रीडिंग बढ़ेगा नहीं। थर्मामीटर की रीडिंग जैसे का तैसा 0 डिग्री रहेगा, जैसा कि आइस का रहता है। उसका रीडिंग तब जाकर 0 से बढ़ेगा जब सारा आइस लिक्विड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद भी कंटिन्यूसली अगर हम लोग हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर 0 से बढ़ जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए एक नया जो पॉइंट आया है जो थोड़ा सा यूनिक है, वो है लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट। अब लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट कैसे आया है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सॉलिड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और उनके बीच के अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। तो जैसे ही हीट दिया गया आइस को, तो उसके जो अट्रैक्शन है या बॉन्डिंग है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो बॉन्ड्स ने एनर्जी कंज्यूम कर ली, एब्जॉर्ब कर ली। ठीक है, वो एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं जब तक कि सारे पार्टिकल कंप्लीटली सेपरेट आउट ना हो जाए। ठीक है। तो ये एक तरह से गुप्त ऊष्मा है जिसको लेटेंट हीट या हिडन एनर्जी बोलते हैं, हिडन हीट बोलते हैं। ये सारी एनर्जी कंज्यूम हो जा रही, दिख नहीं रही है, इसलिए इसको हिडन बोलते हैं। और अल्टीमेटली दिखेगी कब? जब हमको टेम्परेचर में वेरिएशन दिखेगा, यानी थर्मामीटर में रीडिंग थोड़ा अलग दिखेगा। और वो कब दिखेगा? जब सारे मॉलिक्यूल्स आइस के सेपरेट आउट हो जाएंगे एनर्जी कंज्यूम करने के बाद, और लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, तब हमको टेम्परेचर में चेंज दिखेगा। और तब दिखेगा तो यानी तब हमको पता चलेगा कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन कम्प्लीटली हो गया है। उसके पहले सारी एनर्जी जो है उनके बॉन्ड्स को तोड़ने में कंज्यूम हो जाती है, जो उनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो इसी को लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है। इसका एक टिपिकल डेफिनेशन अगर देखा जाए तो 1 kg 1 kg कोई भी मैटर है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उसको कितना 1 kg को कितना हीट दिया जाए कि वो अपने दूसरे स्टेट में चेंज हो जाए। यानी 1 kg अगर सॉलिड है, उसको कितना हीट प्रोवाइड किया जाए कि अल्टीमेटली वो दूसरे स्टेट में यानी लिक्विड में चेंज हो जाए। दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, फ्यूज करना यानी फ्यूज हो गया और वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया। और ये सारा प्रक्रिया होगा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 एटीएम के प्रेशर पे, नॉर्मल वातावरण के प्रेशर पे। इसी का एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि जो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है और 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, तो इन दोनों में से किस में ज़्यादा एनर्जी होगी? तो जाहिर सी बात है इसमें ज़्यादा एनर्जी होगी लिक्विड में यानी पानी में। पानी जो 0 डिग्री वाला है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब किया है, उसके अंदर बहुत सारा हीट है जो उसने एब्जॉर्ब करके अपने को सॉलिड से, आइस से पानी में कन्वर्ट किया है। इसलिए इसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, इसमें लेटेंट हीट ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू आइस। भले आइस का भी टेम्परेचर उतना है और पानी का भी उतना है, लेकिन आइस के पार्टिकल अभी पास पास में वो हीट एब्जॉर्ब करेंगे बहुत ज़्यादा, तब उनका जो हिडन हीट है या लेटेंट हीट है बढ़ेगा। जबकि जब आइस को हीट दे दिया गया है और वो लिक्विड में चेंज हो गया, अभी उसका टेम्परेचर बढ़ा नहीं है, यानी वो बहुत सारा एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब किए हुए हैं। तो इसका लेटेंट हीट या हिडन एनर्जी लिक्विड वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा होगा और आइस का काफ़ी कम होगा। इसी तरह हम लोग दूसरे फेज ट्रांसफॉर्मेशन को समझ सकते हैं। और जैसे कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना। ठीक है, तो ये भी एक फेज ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें भी
सेम लेटेंट हीट प्रोवाइड होगी कि जैसे जैसे लिक्विड को हम लोग हीट अप करेंगे, वो पहले लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़े पास पास में रहेंगे, मतलब सॉलिड से कंपेरिजन में थोड़े दूर रहेंगे, उनको और हीट दिया जाएगा तो उनके पार्टिकल के बीच में वाइब्रेशन क्रिएट होगा, वो वाइब्रेट करने लगेंगे अपने अराउंड, और फिर वो और दूर होने लगेंगे, और अल्टीमेट तो इतना ये दूर होने में मॉलिक्यूल्स जो हैं बहुत सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, तो वो हिडन फॉर्म में एब्जॉर्ब होती जाएगी, और जब तक पार्टिकल दूर ना हो जाए ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, जैसे ही अल्टीमेटली काफ़ी दूर हो जाएंगे वो गैस के फॉर्म में बदल जाएंगे, और फिर वो दूसरे मतलब उनका फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है। और ये वेपराइजेशन प्रोसेस बॉइलिंग बॉइलिंग टेम्परेचर पे या उससे थोड़ा पहले होता है। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस तरह से मेल्टिंग पॉइंट था कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता था नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसी तरह कोई लिक्विड जब गैस जब लिक्विड को कोई लिक्विड को हीट किया जाता है तो उसका प्रेशर उसके वेपर का, जब हीट करते हैं किसी लिक्विड को तो उससे वेपर निकलता है, भाप निकलती है, और उस भाप का जो प्रेशर है जब एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाए तब उसको उस उस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज दैट व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो उसके भाप का प्रेशर है, जो वेपर निकल रहा है उसका प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर जब इक्वल हो जाए तो दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड। और बॉइलिंग बॉइलिंग करने पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा, यानी उसके मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी, और हिडन फॉर्म में वो उसके अंदर रहेगा जब तक कि वो दूसरे फेज में ट्रांसफ़र ना हो जाए। तो इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटी आप देख सकते हैं जिसमें लेटेंट हीट का रोल है, और इसी वजह से ड्रास्टिकली या अचानक से टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। टेम्परेचर तभी बढ़ता है जब कंप्लीटली एक फेज दूसरे फेज पे ट्रांसफ़र हो जाए। इन बिटवीन द फेज वो केवल बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी जो दी जा रही है वो केवल एब्जॉर्ब हो रही है पार्टिकल्स के द्वारा अपने आप को दूसरे स्टेट में चेंज होने के लिए तैयार करने के लिए। अब जैसा कि फेज ट्रांसफ़र हम लोग समझ रहे हैं कि सॉलिड को हीट किया गया तो लिक्विड में चेंज हो गया, और लिक्विड को अगर कूल किया जाए, कूलिंग इफेक्ट डाला जाए, उसको फ्रीज किया जाए तो वापस सॉलिड में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली लिक्विड को और हीट किए तो उसके पार्टिकल और मूव करने लगे, ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, काइनेटिक एनर्जी उनका बढ़ गया, तो वो और दूर दूर हो गए और गैसियस फॉर्म में चेंज हो गए यानी वेपर फॉर्म में। और वापस अगर उनको कूल किया जाए, गैस मॉलिक्यूल को कूल किया जाए तो कंडेंस होंगे, और कंडेंस होकर फिर वापस लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो ये एक इंटर कन्वर्जन फिनोमेना है जिसमें एक पार्टिकल दूसरे एक स्टेट ऑफ मैटर दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में चेंज हो रहा है। डिपेंड किया जा रहा है कि टेम्परेचर ज़्यादा दिया जा रहा है या कम। टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है तो एक फेज में चेंज हो रहा है सॉलिड से लिक्विड, और टेम्परेचर घटाया जा रहा है, कूलिंग इफेक्ट दी जा रही है तो लिक्विड से सॉलिड। तो इस तरह से तीनों स्टेट ऑफ मैटर में चेंजेस होते हैं। जैसे टेम्परेचर घटाया जाता है वापस जो एनर्जी उनके बीच में रहती है हिडन एनर्जी, वो क्या होती है, निकलने लगती है। जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा, छुपी हुई एनर्जी, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो रहती है, जो एब्जॉर्ब किए रहते हैं वो वापस निकलने लगती है, और जैसे जैसे एनर्जी बाहर निकलने लगती है वैसे वैसे क्या होता है कि पार्टिकल पास में आने लगते हैं, और जब सारी एनर्जी निकल जाती है तो सारे पार्टिकल अपने पोजीशन पे आ जाते हैं, और फेज फिर ट्रांसफर मतलब चेंज हो जाता है लिक्विड से सॉलिड या गैस से लिक्विड। उसके बाद एक बहुत ही यूनिक सा फिनोमेना है जिसमें थोड़ा अलग ही तरह का ट्रांसफॉर्मेशन या कन्वर्जन होता है, इसको सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं। सब्लिमेशन जिसको हिंदी में ऊर्ध्वापतन बोलते हैं, ऊर्ध्वापतन। अब इसमें क्या होता है कि किस जनरली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर व्हेन हीटेड, फॉर एग्जांपल अ सॉलिड इज हीटेड then it first goes into the liquid state, and further if it is heated then finally goes into the gaseous state. But some chemicals or some matters are have some unique character
when they are heated they do not go into the liquid state, they directly go into the solid state। यानी उनको कुछ गिने चुने केमिकल्स या मैटर हैं जिनको अगर हीट प्रोवाइड की जाती है, एनर्जी दी जाती है, तो वो सॉलिड्स फेज से, सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज आते हैं बिना लिक्विड स्टेट के फेज में गए हुए। तो ये थोड़ा सा यूनिक प्रोसेस है, इसको सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं। इसके लिए आपको एक एक्टिविटी आपके बुक में दी हुई है यहाँ पर 11.13। इसमें क्या करना है कि जैसे मान लीजिए आपके घर में कपूर है जो पूजा पाठ करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर नेपलिन बॉल्स आते हैं जो कपड़ों के बीच में रखा जाता है जिससे कपड़े में कीड़े ना लगें, कपड़ों को काटे नहीं। या फिर अमोनियम क्लोराइड आपके स्कूल के लेबोरेटरी में मिल सकता है, ये सॉल्ट जैसा ही देखने में लगता है, वाइट कलर का क्रिस्टल्स होते हैं महीन। तो इनमें से कोई एक ले लीजिए आप, और उसको एक चाइना डिश एक तरह का अपरेटस है जो हीट को काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब करता है और ब्रेक नहीं होता है। अधिकतर हीटिंग कोई भी केमिकल को हीट करने के लिए चाइना डिश का यूज किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी हद तक हीट रेजिस्टेंट है और हीटिंग प्रोसेस के लिए इसका यूज किया जाता है। तो चाइना डिश ले लिए, उसमें कपूर ले लिए, कैम्फर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और उसके ऊपर से एक फनल, कॉनिकल फनल ले लेंगे और उसको उल्टा रख देंगे, और उसके ऊपर के जो नेक है, नेक वाला पोर्शन, उसमें कॉटन प्लग लगा देंगे ताकि जो भी गैस बनेगा हीट करते समय वो बाहर निकल जाए। अब क्या करेंगे कि नीचे से उसको हीट करेंगे, ठीक है। तो नीचे से हीट करेंगे तो जैसे जैसे हीट होगा वैसे वैसे कैम्फर जो है उस गैस से बन करके सॉलिड में चेंज हो जाएगा, सॉरी सॉलिड से गैस में चेंज होगा, और गैस उसका पूरा ये इन्वर्टेड फनल में भर जाएगा, फिल्ड हो जाएगा। फिर हीटिंग को बंद कर देंगे, बर्नर बंद कर देंगे। तो फिर क्या होगा कि जैसे जैसे नॉर्मल टेम्परेचर उसको ठंडा होगा तो गैस जो है इसमें अंदर भरी हुई वो इस इन्वर्टेड फनल के पूरे सरफेस पे चिपक जाएगी और सॉलिड वापस क्रिस्टल में बन जाएगी और प्योर फॉर्म ऑफ क्रिस्टल हो जाएगा। और जो भी इम्प्योरिटी थोड़ी मोड़ी रही होगी वो चाइना डिस्क में ही रह जाएगी, बाकी प्योर कैम्फर था वो इसके इन्वर्टेड फनल के साइड में, उसके सरफेस में, इनर सरफेस में चिपक जाएगा और वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द क्रिस्टल होगा। इस तरह से क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस भी होता है जिससे किसी भी चीज़ के प्योर फॉर्म को हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन भी एक तरह का सेपरेशन मेथड है। तो ये सब्लिमेशन प्रोसेस हो गया जिसमें कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज होता है बिना लिक्विड स्टेट में गए हुए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस। अब आता है, अभी तक तो हम लोगों ने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने से या घटाने से मैटर के स्टेट्स में चेंज हो रहा है। अब आते हैं प्रेशर का इफेक्ट कि प्रेशर को बढ़ाने घटाने पे क्या होता है, क्या कैसा फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इसको हम लोग समझ, तो अगर प्रेशर को बढ़ाया जाए और टेम्परेचर को घटाया जाए तो फिनोमेना या फेज ट्रांसफॉर्मेशन जस्ट रिवर्स हो जाता है, ठीक है। यानी गैस है, गैस को किसी कंटेनर में भरेंगे तो उस कंटेनर में पूरे जगह वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, लेकिन फिर उसको पिस्टन एक ऐसा चीज़ होता है जिससे थोड़ा भी स्पेस बाहर निकलने के लिए कोई पार्टिकल नहीं होता है। उसको अगर दबाव डालेंगे तो जो गैस पूरे बड़े जगह में भरी हुई है वो थोड़े जगह में की जा सकती है, ज़्यादा फोर्स लगा के, प्रेशर लगा के। जैसे कि एक हैंड पंप होता है, हैंड पंपिंग मशीन, जिससे फुटबॉल में हवा भरी जाती है, साइकिल के टायर में, ट्यूब में। तो उसी तरह का है कि उसमें पिस्टन होता है, ऊपर से नीचे की तरफ दबाव डालते हैं, और अगर ऊपर की तरफ खींचेंगे तो गैस जो है पूरे जितना कॉलम है, जो सिलेंड्रिकल शेप का अपरेटस है, उसमें पूरे में गैस भरी रहेगी। लेकिन जैसे जैसे नीचे की तरफ दबाएंगे वो पूरी गैस कम एरिया में कंप्रेस होने लगेगी। तो क्योंकि गैस को हम लोग ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं इसलिए ये पॉसिबल हो पाता है। सॉलिड को हम लोग इतने हद तक या इतने लेवल तक कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वो गैस क्या है, ठंडी होती जाएगी और अल्टीमेटली किस में चली जाएगी, लिक्विड में।
तो यानी कि प्रेशर बढ़ाने का ये भी है इफेक्ट कि लिक्विफेक्शन होता है। लिक्विफेक्शन यानी गैस का लिक्विड में चेंज हो जाना। एक एग्जांपल है ड्राई आइस का। ड्राई आइस जिसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं, या इसका दूसरा केमिकल नेम है कार्डाइस, CARDICE, कार्डाइस। तो ड्राई आइस क्या है कि एटमॉस्फेयर से CO2 गैस को कलेक्ट करेंगे और उसको फिर हाई प्रेशर में उसको हाई प्रेशर में बंद करेंगे कंटेनर में। तो उससे क्या होगा, वो गैस से लिक्विड में चेंज होने के बजाय डायरेक्टली वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो ये ड्राई आइस भी एक तरह से सब्लिमेशन प्रोसेस को ही शो करता है कि ये डायरेक्टली गैस से सॉलिड में चेंज होता है और सॉलिड से डायरेक्टली गैस में, ये लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं होता है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा और यूनिक एग्जांपल है ड्राई आइस का। ड्राई आइस को आप लोग हो सकता है देखे होंगे बहुत सारे प्रोग्राम टीवी चैनल वगैरह में, जो धुआं वाइट फ्यूम चलते हैं, या शादियों के त्योहारों में वाइट फ्यूम धीरे धीरे उड़ता रहता है नीचे से, तो वो ड्राई आइस का ही फ्यूम रहता है जो धीरे धीरे वो इवेपोरेट होता रहता है सॉलिड से गैस के फॉर्म में। या फिर आपके घरों, ऑफिसों या स्कूल में फायर एक्सटिंग्विशर बॉटल होती है रेड कलर की, तो उसको उससे भी ड्राई आइस बनाई जा सकती है। और उसको अगर उस ड्राई आइस को बनाकर, क्योंकि और उसको साथ में बहुत ही सावधानी से केयरफुली उसको हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि ड्राई आइस का टेम्परेचर -78 डिग्री के आसपास होता है। तो अगर डायरेक्टली हाथ से पकड़ेंगे तो आपको कोल्ड स्ट्रोक लग जाएगा, जैसे हीट स्ट्रोक लगता है वैसे हाथ आपके ठंडे से अफेक्टेड हो जाएंगे और सुन्न हो सकते हैं और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो फायर एक्सटिंग्विशर से आप ड्राई आइस बना सकते हैं, और ड्राई आइस बनाकर अगर वाटर में डालेंगे तो धीरे धीरे वो कन्वर्ट होता रहता है वाइट फ्यूम से, वो बादल जैसा इफेक्ट देता है जैसा फिल्मों में या जो धार्मिक प्रोग्राम है उसमें दिखाया जाता है। तो ये भी एक तरह का सब्लिमेशन प्रोसेस शो करता है। अब यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिया गया है सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस ट्रांसफॉर्मेशन। सॉलिड से लिक्विड में चेंज करेंगे तो उसको फ्यूजन प्रोसेस बोलेंगे, पार्टिकल फ्यूज हो गए। और लिक्विड से सॉलिड में चेंज करेंगे तो उसको सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है। फिर लिक्विड को अगर हीट करेंगे तो वेपराइजेशन प्रोसेस होगा, वेपर बनेगा यानी भाप बन गई, यानी गैस फॉर्म में चेंज हो गया। और गैस को वापस लिक्विड में चेंज करेंगे तो कंडेंसेशन प्रोसेस हो जाता है, कंडेंस पार्टिकल पास पास में आएंगे, लिक्विड में चेंज हो गए। गैस से सॉलिड में चेंज करना है तो डायरेक्टली सब्लिमेशन प्रोसेस। तो गैस से सॉलिड या सॉलिड से गैस, ये सब्लिमेशन प्रोसेस है, डायरेक्ट कन्वर्जन होता है विदाउट लिक्विड स्टेट में गए हुए। ये हम लोग अभी जस्ट समझे हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं टेम्परेचर कन्वर्जन के, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना। इसके बारे में मैं बाद में आपको अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगा कैसे ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते हैं टेम्परेचर कन्वर्जन के। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन यानी भाप बनना। जैसा कि आप पहले के क्लासेस में पढ़ चुके होंगे वाटर साइकिल, उसमें भी एवेपोरेशन पढ़े होंगे कि किस तरह से पानी भाप में चेंज होता है और फिर वो कंडेंस होकर लिक्विड में बदलता है, बादल बदलता है, बारिश होती है। तो इवेपोरेशन यानी कि द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस फॉर्म। अब इवेपोरेशन और एक टर्म आता है वेपराइजेशन, ये दो टर्म हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन थोड़े इसमें डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि इवेपोरेशन का मतलब होता है कि जब किसी लिक्विड को हीट करेंगे तो थोड़ा सा हीट पाने के बाद उसके ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस के, जो सबसे ऊपरी लेयर पे, वो ज़्यादा वो एक्साइटेड हो जाते हैं, उनका वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है और वो ऊपर के सरफेस को छोड़कर वेपर फॉर्म में चेंज होते हैं। इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है। यानी बॉइलिंग स्टार्ट नहीं हुआ, उसके पहले ही भाप बन के पार्टिकल कुछ निकलने लगते हैं सरफेस से। अब दूसरा है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन कब होता है? जब बॉइलिंग लिक्विड को जब हीट करते हैं तो बॉइलिंग स्टार्ट कर देता है, तो उस समय जो
वेपर बनता है उसको वेपराइजेशन बोलते हैं। हालांकि दोनों केसेस में वेपर बनते हैं, लेकिन जो वेपराइजेशन के प्रोसेस के समय जो भाप बनती है उसका हीट बहुत ज़्यादा होता है, और जो इवेपरेशन यानी बॉइलिंग नहीं हो रही, धीरे धीरे भाप निकल रही है, उसमें जो एनर्जी होती है वो कम होती है। हालांकि दोनों ही वेपर हैं, लेकिन उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी लो या हाई होती है। इवेपरेशन के समय यानी बॉइलिंग के पहले जो भाप बनती है हीट देने से थोड़े थोड़े, उसमें भाप में एनर्जी कम होती है, और बॉइलिंग स्टार्ट होने के बाद जो वेपर बनती है वो काफ़ी तेज़ी से वेपर बनती है, क्योंकि उस समय काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाता है और उसमें एनर्जी भी भाप में ज़्यादा होती है। तो ये दोनों टर्म्स में डिफरेंस है। फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, इवेपोरेशन को अफेक्ट करने वाले क्या क्या फैक्टर हैं, किन किन चीज़ों से इवेपोरेशन प्रोसेस को फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहला इसमें आता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यानी किसी भी चीज़ का अगर सरफेस एरिया बढ़ा दें या घटा दें तो उससे इवेपोरेशन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आप कपड़े साफ़ कर रहे हैं अपने, और कपड़े साफ़ करके आपने टांग दिए, तो अगर कपड़े को आपने टांग दिया फैलाकर अच्छे से, तो जल्दी सनलाइट में हीट पाकर उसमें से वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएंगे और जल्दी वो सूख जाएगा। लेकिन अगर उन्हीं कपड़ों को आपने साफ तो किया लेकिन टांग दिया बिना फैलाए, वैसे मोड़ कर ही टांग दिया, तो मोड़ दिया तो उनका सरफेस एरिया कम हो गया। तो वही इवेपोरेशन प्रोसेस जो फास्ट हो रहा था, ज़्यादा फैला हुआ था कपड़ा, वो अब स्लो होगा, और क्या होगा उससे कपड़े देर में सूखेंगे। तो यानी एरिया बढ़ाने से इवेपोरेशन तेज़ी से होता है, और एरिया घटाने से इवेपोरेशन स्लो होता है। इसका दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कप में चाय पीते हैं आप, तो कप में चाय आपको सिप लेके पीनी पड़ती है, थोड़ी देर, काफ़ी देर देर में। तुरंत आप पूरा नहीं पी सकते क्योंकि बहुत गर्म होती है, क्योंकि कप का एरिया बहुत छोटा है, तो उसमें इवेपोरेशन जो है बहुत धीरे धीरे होगा, भाप बन के एनर्जी धीरे धीरे निकलेगी। जबकि अगर हम लोग थोड़ा सा चाय, थोड़ा चाय प्लेट में लेकर पिए तो प्लेट का एरिया ज़्यादा है, सॉसर जिसको बोला जाता है, तो उसमें इवेपोरेशन तेज़ी से होगा और वो जल्दी ठंडी होगी, हम लोग उसमें से चाय ईजिली पी पाएंगे। तो ये पहला फैक्टर है सरफेस एरिया, कि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन तेज़ी से होगा, और सरफेस एरिया अगर घटेगा तो इवेपोरेशन स्लो होगा। दूसरा आता है इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या फ़र्क पड़ता है इवेपोरेशन पे। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी मैटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत तेज़ी से मूव करने लगते हैं, और जब मूव करने लगते हैं तो क्या होता है कि वो अपने फेस को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, दूसरे फेज में चले जाते हैं, दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी वही केस है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे इवेपोरेशन तेज होगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा वैसे ही इवेपोरेशन स्लो होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे सनलाइट में हम लोग कपड़े टांगे हैं तो जल्दी सूखेगा, और लेकिन अगर रेनी डे है या जाड़े का दिन है, बादल है, सनलाइट नहीं है या हीट नहीं है, तो फिर वो कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगेगा, कई घंटों लग जाएगा, एक दिन से भी ज़्यादा लगेगा। इस तरह का एग्जाम्पल ये है। फिर आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी यानी अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एयर, या अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, यानी हवा में कितना मॉइस्चर है, कितने वाटर मॉलिक्यूल है, वो उसी को ह्यूमिडिटी बोला जाता है। तो जब एयर ज़्यादा ह्यूमिड होगा यानी उसमें ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल होंगे तो इवेपोरेशन स्लो हो जाएगा, क्योंकि इवेपोरेशन के लिए हीट चाहता है। जितना ज़्यादा गर्मी रहेगा उतना, अभी हम लोग जस्ट पढ़े, उतने ही जल्दी वाटर मॉलिक्यूल्स अपने सरफेस को छोड़कर गैस में चेंज होंगे। लेकिन अब हम उसको हीट दे रहे हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर में इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी, इतना ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल है कि वो टेम्परेचर को उतना ज़्यादा बढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो वेपरेशन प्रोसेस बहुत ही स्लो हो जाएगा। ठीक है, और इसका रिवर्स अगर सोचें या देखें, अगर ह्यूमिडिटी बहुत कम है यानी एयर बहुत ड्राई है, गर्म हवा है, तो इवेपरेशन बहुत ही तेज़ी से होगा। अब चौथा फैक्टर आता है इंक्रीज इन विंड स्पीड, यानी विंड, हवा की स्पीड को अगर बढ़ाया जाए
तो क्या होगा, और इसको घटाया जाए तो क्या होगा, हवा की स्पीड को बढ़ाने से वेब्रेशन तेज जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप कुछ गर्म खाना रखे हैं प्लेट में, और उस पंखा नहीं चला रहे, फैन नहीं चला रहे हैं, तो वो खाना तुरंत खाएंगे तो आपका मुंह जल जाएगा, और या तो बहुत धीरे धीरे खाना पड़ेगा क्योंकि वो उसका इवेपरेशन बहुत स्लो होगा। लेकिन जैसे ही आप फ़ैन ऑन कर देंगे तो फ़ैन की वजह से उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं गर्म खाने के, वो तेज़ी से वेपरेट होंगे, उसके बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा और वो अपने एरिया, अपने मेन प्लेस से डिस्प्लेस जल्दी होंगे। तो इस एग्जांपल से यही क्लियर होता है कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा वैसे वैसे वेपरेशन तेज़ी से बढ़ता है। जैसे कि हवा तेज़ चल रही है तो कपड़े जल्दी सूखेंगे, और हवा बहुत स्लो चल रही है तो कपड़े धीरे सूखेंगे। लेकिन केवल एक ही फैक्टर एक टाइम पर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, एक से ज़्यादा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये नहीं कि हवा चली जा रही है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और टेम्परेचर बहुत लो है तो कपड़े नहीं सूखेंगे। ये सारे ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं इवेपोरेशन को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए। केवल एक फैक्टर से सारा प्रोसेस अफेक्ट नहीं हो सकता है, सभी का इन्वॉल्वेशन होता है। अब आते हैं हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन के कुछ इफेक्ट जो डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं उसको हम समझेंगे कि कैसे इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट लाता है, किस तरह से वो कूल करता है हमारे एटमॉस्फेयर को। इसका एग्जांपल के लिए आपको दिया गया है कि एसीटोन एक केमिकल होता है कीटोन का, जिसका यूज किया जाता है नैनोपॉलिश के सलूशन को बनाने के लिए। तो अगर उसको आप अपने स्किन पे डालेंगे एसीटोन को, या परफ्यूम को, या डिओड्रेंट को, कुछ भी अपने स्किन पे डालेंगे तो आपको वहाँ पे ठंडा महसूस होता है। यू विल फील वेरी कोल्ड एंड एट दैट एरिया वेयर यू हैव अप्लाइड परफ्यूम और नेल पॉलिश रिमूवर वॉट एवर इट इज। तो ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही उस लिक्विड को वहाँ पे डालते हैं तो वो उस हमारे स्किन के उस एरिया का जितना भी हीट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और वो लिक्विड वेपर बन के उड़ जाता है। तो हमारे उस स्किन के एरिया का एनर्जी बाकी स्किन के एरिया के एनर्जी से लो हो जाता है, तो हमको वहाँ पे कोल्ड फील होता है। तो ये इवेपोरेशन का कूलिंग इफेक्ट का एक सिंपल सा एग्जांपल है। इसी तरह और भी आप देख सकते हैं कि गर्मी के दिनों में लोग अपने छत पर या अपने दरवाजे के बाहर पानी का छिड़काव करते हैं जिससे ठंडा थोड़ा शाम को महसूस हो, शाम या सुबह को ये करते हैं। जनरली इवनिंग के टाइम करते हैं जब सूर्य अस्त होने लगता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही छत पर पानी डालेंगे या दरवाजे के बाहर पानी डालेंगे तो जो सरफेस गर्म हो गया है दिन भर की हीट एब्जॉर्ब करके सनलाइट से, वो जैसे ही पानी डालेंगे वो पानी के मॉलिक्यूल हीट एब्जॉर्ब करेंगे सरफेस से और वेपर बन के उड़ जाएंगे। ठीक है, और इवेपोरेशन प्रोसेस हो जाएगा, सारा एनर्जी वो लेकर के वेपर के फॉर्म में ऊपर चले जाएंगे एयर में, और वहाँ का एनर्जी लो हो जाएगा और हमको वहाँ ठंडा महसूस होता है, चाहे वो छत हो चाहे हमारे दरवाजे के आसपास का एरिया हो। इसी को समझने के लिए एक और डेली लाइफ एग्जांपल दिया हुआ है, व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। हम लोग को गर्मी के दिनों में कॉटन के ही कपड़े क्यों पहनने चाहिए और क्यों कोई कपड़ा क्यों नहीं पहन सकते। तो इसका भी सिंपल सा एग्जाम्पल प्रोसेस है कि कॉटन के कपड़े स्वेट को यानी पसीने को बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब करते हैं, यानी वो लिक्विड को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं। तो वही प्रोसेस गर्मी में होता है कि गर्मी के दिनों में हमको बहुत ज़्यादा क्या होता है कि पसीना होता है, और वो पसीना हमारे, अगर हम कॉटन कपड़े पहने हैं तो सोख लेगा, और जैसे ही हमारे बॉडी पे यानी हमारे कपड़ों पे हीट पड़ेगा तो वो पसीना धीरे धीरे वेपर के फॉर्म हीट एब्जॉर्ब करके हमारे स्किन तक जाने नहीं देगा उस हीट को। वो ऊपर ही कपड़ों में से ही हीट एब्जॉर्ब करेगा पसीना और धीरे धीरे वेपर के फॉर्म में निकलता रहेगा। और जैसे जैसे वेपर के फॉर्म में निकलता रहेगा वैसे ही हमारे जो अंदर का टेम्परेचर है उसको लो करेगा, यानी हमारे कपड़ों के नीचे का जो स्किन है उसके वहाँ तक के टेम्परेचर को लो कर देगा, तो हमको ठंडा महसूस होता है। इसलिए समर सीजन में हम लोग को कॉटन क्लॉथ ही पहनने चाहिए। उसके बाद एक और डेली लाइफ एग्जांपल है कि समर सीजन में सॉरी हाँ समर सीजन में घड़ों में पानी कैसे ठंडा हो जाता है।
तो इसमें एक रीज़न ये है कि उसमें बहुत ही माइक्रो पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसमें पानी भरते हैं घड़े में, मिट्टी के घड़े में, तो वो पहले तो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर उसमें फिल हो जाता है। इतने माइन्यूट पोर्स होते हैं कि उससे बहुत ज़्यादा पानी का लीकेज नहीं होता है। तो उन पोर्स से जैसे जैसे बाहर से हीट पड़ेगा, वो पोर्स में पानी भरे रहते हैं। जैसा कि आप देखे भी होंगे कि घड़े में पानी भरते हैं तो गीला, बाहर से गीला गीला हल्का सा महसूस होता है, क्योंकि उसमें माइक्रो पोर्स, बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जैसे हीट पड़ेगा उसके बाहर के सरफेस पे घड़े के, वो टकराएगा और उन पोर्स में से हल्का सा पानी हीट एब्जॉर्ब करेगा बाहर का, और वेपर बन के उड़ जाएगा, यानी हीट को अंदर नहीं जाने देगा। तो बाहर के टेम्परेचर को अंदर जाने नहीं देगा, तो जैसे जैसे वेपराइजेशन प्रोसेस होगा उतना ही ज़्यादा अंदर कूलिंग प्रोसेस हो जाएगा, और जिससे अंदर का पानी ठंडा होते जाता है। और एक एग्जांपल है कि जो फ्रिज वगैरह से हम लोग बॉटल या ग्लास निकालते हैं जिसमें पानी भरा हुआ है, तो जैसे ही बाहर निकालते हैं उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स यानी बूंदें दिखने लगती हैं, स्टार्टिंग में नहीं रहती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका बाहरी सरफेस, क्योंकि वो फ्रिज से निकाला गया है, उसका पूरा जो बॉडी है वो ठंडा है, और जैसे उसको बाहर निकालते हैं तो हवा में जितना भी मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स हवा में से आकर उसके सरफेस पे कंडेंस हो जाते हैं, क्योंकि उसका सरफेस कोल्ड है। कोल्ड है यानी वो अपनी एनर्जी, अपने हिडन एनर्जी, लेटेंट हीट को रिमूव कर देते हैं और वहाँ पे आके कंडेंस हो जाते हैं। तो इसलिए हमको वाटर ड्रॉपलेट दिखते हैं, यानी वो बूंदे जो है हवा में जो मॉइस्चर मौजूद था उनका कंडेंस फॉर्म है। तो इस तरह से ये पहला चैप्टर। इसके एंड में दो और टॉपिक्स दिए हुए हैं जिनको समझना ज़रूरी है। एक है प्लाज्मा। हाँ, जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि कॉमनली तो थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन उसके अलावा भी दो और स्टेट मैटर के खोजे गए हैं जो वैसे तो विजिबल नहीं होते हैं, लेकिन उनको किसी अन्य टेक्निक से देखा गया है और पाया भी गया है। जैसे प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट का मतलब होता है सुपर एनर्जेटिक स्टेट, यानी हाईली चार्ज पार्टिकल। ठीक है। इसमें क्या होता है, आयनाइज्ड गैस, गैसेस जो होते हैं उनको इतना ज़्यादा एनर्जी दे दिया जाता है कि वो चार्ज हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना आप? जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस है, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देंगे तो ऑक्साइड आयन में वो चेंज हो जाएगा। इस तरह किसी भी गैस को अगर ज़्यादा एनर्जाइज कर देंगे, ज़्यादा एनर्जी उसको प्रोवाइड कर देंगे, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? गैस के फॉर्म में, सॉरी, आयनाइज्ड गैस के फॉर्म में। और ये आयनाइज्ड गैस फॉर्म जो है एक तरह का स्टेट है, स्टेट ऑफ मैटर है, जिसको प्लाज्मा नाम दिया गया है। और इसी तरह के आयनाइज्ड गैस का यूज करके बहुत सारे ट्यूबलाइट, लैंप वगैरह बनाए जाते हैं। जैसे नियॉन गैस का बहुत बड़े बड़े बैनर्स में जो कलरफुल लाइटिंग अंदर चलती है, वो इसी गैस के वजह से, नियॉन गैस की वजह से, नियॉन गैस उसमें भरा रहता है। तो प्लाज्मा स्टेट का ही एग्जाम्पल है। और पांचवा जो स्टेट ऑफ मैटर है वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। इसमें भारत के एक महान वैज्ञानिक एस एन बोस और साथ में अल्बर्ट आइंस्टीन, इन दोनों लोगों के कॉन्सेप्ट और रिसर्च के बाद एक पांचवा स्टेट भी पाया गया मैटर का, जिसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि किसी भी क्या होता है, किसी भी गैस को एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, मतलब इतना ज़्यादा कूल कर दिया जाता है। कोई गैस है जो बहुत ही लो डेंसिटी का है, बहुत ही हल्का है, उसको एक्सट्रीमली कोल्ड कर दिया जाता है, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड कर दिया जाता है, लगभग उसके 100,000 टाइम्स, जितना उसका डेंसिटी है उससे कई लाखों करोड़ों गुना उसको ठंडा कर दिया जाता है। तो जिसकी वजह से एक नया फेस देखा गया जिसको कंडेंसेट फॉर्म बोला गया है। यानी गैस को जब ठंडा करेंगे तो क्या होगा, वो लिक्विड में चेंज होगा, यानी लिक्विड स्टेट में जाता है। लेकिन कोई बहुत ही हल्का गैस है, उसको बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे ठंडा किया जाएगा, तो वो लिक्विड में जाने से पहले जो जिस स्टेट में रहती है उसको कंडेंसेट फॉर्म बोलते हैं, और वही कंडेंसेशन प्रोसेस को प्रोसीड करके वापस लिक्विड में चेंज होती है।
एक कंडेंसेट फॉर्म को भी इन्होंने बताया था, तो ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बीईसी स्टेट होता है. So this is the end of the first chapter. I hope you all will get something from it. If you have any doubt, then you can ask me in the WhatsApp group. Okay, bye bye.